हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो है आपके सामने आरएस प्री एग्ज़ाम 2015, यानी कि 31/10/2015 को ये पेपर हुआ था, जिसके अंदर देखते हैं कि जीके से जो संबंधित क्वेश्चन हैं, वो किस प्रकार से पूछे गए थे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक-एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा की रचना नहीं है? देखिए, एक नंबर जो ऑप्शन है यहां पर दे रखा है रसिक प्रिया। लिख देता हूं, रसिक प्रिया। दूसरा ऑप्शन है सुधा प्रबंध। तीसरा ऑप्शन है नृत्य रतन कोश। और चौथा ऑप्शन है कला निधि। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। देखिएगा, कुंभा द्वारा जितने भी रचित ग्रंथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपके संगीत राज। और ये जो संगीत राज है ये कितने भाग में है? तो याद रखिएगा, 5 भागों में है ये। 5 भाग कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है। एक तो है नृत्य रतन कोश, एक है आपके गीत रतन कोश, एक है आपके सामने रस रतन कोश, एक है आपके सामने वाद्य रतन कोश, और एक है आपके सामने पाठ्य रतन कोश। ये भाग इसीलिए याद रखने हैं क्योंकि देखिए, अब इनमें से यहाँ पर एक ऑप्शन में है कि नृत्य रतन कोश, तो सिंपल सी बात है ये कुंभा द्वारा ही तो रचित है। तो याद रखना है संगीत राज, याद रखना है संगीत मीमांसा, याद रखना है सूर्या सुधा प्रबंध। इसके अलावा याद रखना है चंडी शतक। इसके अलावा इनकी रचना है रसिक प्रिया। और याद रखिएगा, ये जो रसिक प्रिया है ये गीत गोविंद पर लिखी हुई टीका है। और गीत गोविंद जो है इसके लेखक हैं, याद रखिएगा, जयदेव। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर कुंभा द्वारा लिखी गई टीका क्या है? याद रखिएगा, रसिक प्रिया। इसके अलावा कुंभा द्वारा एक ग्रंथ है जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। और ये जो एकलिंग महात्म्य है इसका पहला भाग कुंभा ने लिखा था, जिसे इतिहास में कहा जाता है राज वर्णन। आप कमेंट करके बताना कि कुंभा द्वारा जिस ग्रंथ की शुरुआत की गई थी एकलिंग महात्म्य की, इसको पूर्ण किसने किया था? इसको पूर्ण किसने किया था? तो अब आपके सामने देख लीजिएगा, रसिक प्रिया कुंभा की रचना है, सुधा प्रबंध कुंभा की रचना है, नृत्य रतन कोश कुंभा की रचना है। जो कुंभा की रचना नहीं है वो है कालानिध। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये कालानिध किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, ये है आपके गोविंद की रचना। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर। तो यहां पर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपको, जमनादास छोटेलाल बख्शाराम और जो नंदलाल है चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? जमनादास, छोटेलाल, बख्शाराम और नंदलाल किस शैली के चित्रकार हैं? अलवर है, बीकानेर है, मारवाड़ है या झालावाड़? तो आप कहेंगे सर ये है आपके अलवर शैली के। याद रखिएगा, किस शैली के है? अलवर शैली के। अलवर शैली की इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इसकी जो विशेषता है जहां से आपको क्वेश्चन बना सकता है, याद रखना है। एक तो आपको पूछा जाए बसेलो चित्रण किस शैली में होते हैं? बसेलो चित्रण का मतलब होता है चित्र बनाने के बाद में उसके चारों ओर बॉर्डर करना, क्या है? बेसलो चित्र। याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आपको पूछा जाए, हाँ,
योगासन का जो चित्रण है वो किस शैली में है, या फिर आपको पूछा जाए गणिकाओं और वेश्याओं के चित्र, और या फिर आपको पूछा जाए काम सूत्र पर आधारित चित्र। काम सूत्र पर आधारित जो चित्र है वो किस शैली के अंदर है, याद रखना है आपको, अलवर शैली के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। ये जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं RS प्री 2015, इसके अंदर क्वेश्चन जिस प्रकार वर्तमान के अंदर पूछे जाते हैं ना, वैसे पूछे गए थे। देखिए निम्नलिखित में से, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है। देखिए पूछा जा रहा है आपको, निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर कभी वरिक वंश ने शासन किया था। ऑप्शन है बदनौर, ओशिया, बयाना और अलवर। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कौन सा, बयाना। ये जो बयाना है इसका जो प्राचीन नाम है, याद रखिएगा प्राचीन नाम है श्रीपंत, और ये बयाना कहां पर है, भरतपुर। याद रखिएगा। और यह जो बयाना है, याद रखिएगा नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। और इसके अलावा गुप्तकालीन सिक्कों का यहाँ पर ढेर मिला है। और इसके अलावा खास बात तो आप जानते ही हैं कि बयाना के अंदर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना है जिसका नाम है भीमलाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, जहां पर बना है वो स्थान है आपके कौन सा, याद रखिएगा बयाना। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है गोगा नवमी कहा जाता है किसको। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, या श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, या भाद्रपद। बताइए। आप कहेंगे सर गोगा नवमी है, सिंपल सी बात है। कब आती है, तो ये आती है आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी। इस दिन त्योहार आता है किसका, याद रखिएगा गोगा नवमी का। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। लीजिए, पूछा जा रहा है तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है कब। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है कब। देखिएगा, अब तेजाजी से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल जो पूछने का तरीका है वो क्या है उसको समझिएगा। जैसे देखिएगा आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे, जैसे यहां पर जन्मस्थली, कर्मस्थली, ससुराल और प्रमुख मेला या प्रसिद्ध मेला। अब जन्मस्थली कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर खरनाल। याद रखिएगा। और खरनाल कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं नागौर। याद रखिएगा। इनकी कर्मस्थली कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बांसी दुगारी। कौन सी है, याद रखिएगा बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी कहाँ पर है, याद रखिएगा बूंदी। बांसी दुगारी बूंदी, यहाँ पर क्या है इनकी कर्मस्थली। इनका ससुराल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पनेर। और पनेर कहाँ पर है, याद रखिएगा अजमेर। इनका जो प्रसिद्ध मेला है, याद रखिएगा वो कहाँ भरता है, तो परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर। यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर, याद रखिएगा परबतसर नागौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी।
प्यारे राम, साधु सीताराम दास, नेनू राम या फिर केसरी सिंह। तो आप सब जानते हैं कि कोटा में वीर भारत समाज की जो स्थापना है वो 1910 में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कब हुई, 1910 में। और स्थापना करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा केसरी सिंह बारट। कौन थे, केसरी सिंह बारट। और केसरी सिंह बारट के दो क्वेश्चन याद रखिएगा बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो आपके सामने ये दे रखा है, वीर भारत समाज की स्थापना 1910 कोटा में किसके द्वारा की गई, केसरी सिंह बारट द्वारा। और एक याद रखिएगा, केसरी सिंह बारट ने रचना की है किसकी, याद रखिएगा चेतावनीराज चुंगटिया। और चेतावनीराज चुंगटिया जो रचना है केसरी सिंह बारट की, याद रखिएगा ये किसको रोकने के लिए है, तो मेवाड़ के महाराणा हैं जिनका नाम क्या है, फतेह सिंह। ये फतेह सिंह 1903 के अंदर दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। इनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने 13 सोरटे लिखकर भेजे थे, जिन्हें इतिहास में क्या कहा गया है, याद रखिएगा चेतावनीराज चुंगटिया। ये भी एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक कमेंट करके बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन, केसरी सिंह बारट को किस जेल में कैद किया गया था, ये आप बताइएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। पूछा जाता है छत्रपाल, क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपको छत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, ये क्या है, छत्रपाल ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में, या एक संत के रूप में। तो जब आप राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ते हैं तब ये नाम पढ़ते हैं कि ग्राम क्षेत्र के जो देवता हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, याद रखिएगा छत्रपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्या कह रहा है, एक संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ना तो यहाँ पर कोई संप्रदाय के संस्थापक पूछे गए हैं, ना कोई प्रमुख पीठ पूछी गई है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, जैसी नियति होगी वैसी ही बरकत होगी। ऑप्शन है आपके आजीविक, चारवाक, बौद्ध या फिर जैन। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आजीविक संप्रदाय। आप कमेंट करके बताना कि इसके संस्थापक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने नाम तो सुना ही होगा, फिर भी आप बताना एक बार। ठीक है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। दिख जाएगा क्या, इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। लीजिए, एक तरफ है वास्तुशैली और एक तरफ है आपके राजवंश, यानी कौन सी वास्तुशैली किस राजवंश से संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ गए, एक तरफ क्या है वास्तुशैली है और एक तरफ आपके सामने राजवंश है। यहां पर आपको मिलान करना है कि कौन सी वास्तुशैली का संबंध कौन से राजवंश से है। देखिएगा, सबसे पहले है कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कील की झालर है, यह आपके किस राजवंश से संबंधित है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय, ये किस राजवंश से संबंधित है। स्तंभों के अंदर बोधी गोई का प्रयोग किस राजवंश द्वारा किया गया। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये किस राजवंश से संबंधित है। तो देखिएगा, मेहराब की निचली सतह पर कमलकित की जो झालर है, ये जिससे है वो है, याद रखिएगा आपके खिलजी वंश। ये जिस वंश से शुरू हुआ है वो वंश कौन सा है, याद रखिएगा खिलजी वंश। अष्टभुजीय मकबरों का जो उदय है, ये जिस वंश से हुआ है वो है आपके तुगलक वंश। कौन सा है, तुगलक वंश। स्तंभों में बोधी गोई का जो प्रयोग है,
ये हुआ है आपके विजयनगर साम्राज्य। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल जो मुख्य द्वार है, ये है सरकी वंश का। ये किसका है? सरकी वंश का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री से कल्चर से पूछा गया क्वेश्चन है। एक तरफ वास्तु शैली दी और सामने राजवंश। कौन सी वास्तु शैली का उदय किस राजवंश के समय हुआ? बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, लीजिए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, वक्तित्व से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? वक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि वीडी सावरकर के बारे में जो जो बातें कही गई है उनमें से कौन कौन सी बातें सही है। देखिएगा, सबसे पहली बात, इन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अभिनव भारत जो संगठन है उनकी स्थापना वीडी सावरकर द्वारा ही की गई है, ये बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी थी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये भी बात दूसरी सही है। तीसरी, इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह के एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। आप कहेंगे ये भी सही है। या अपनी अभिनव भारत की बात हो, मेजिनी की जीवनी हो, या फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 हो, ये तीनों तीनों तो अभी किसकी है? वीडी सावरकर। चौथा क्या कह रहा है? ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। आप कहेंगे ये भी सही है। यानी चारों चारों जो बातें हैं वीडी सावरकर से संबंधित, वो चारों ही सही है, याद रखिएगा। कई बार वन लाइनर आता है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 निम्न में से किसकी रचना है? याद रखिएगा, वीडी सावरकर। तो ये चारों ही बातें हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, लीजिए 11। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? देखिएगा, आप अक्सर पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में कि महाजनपद कितने हैं? 16। और इनका जो उल्लेख है वो मिलता है, एक तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में, और एक है आपके भगवती सूत्र में। अक्सर पढ़ते हैं ये बौद्ध और जैन ग्रंथ है। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से जनपद हैं जिनका उल्लेख पाणिनि द्वारा जो रचित है अष्टाध्यायी उसमें भी उल्लेखित है। देखते हैं, देखिएगा, मगध पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंदर उल्लेखित है। आप कहेंगे बिल्कुल है। अस्मक भी इसके अंदर उल्लेखित है, याद रखिएगा, और कंबोज भी इसके अंदर उल्लेखित है। चेदी और वत्स नहीं है, यानी कि ए, बी और सी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो 16 महाजनपद हैं इनका जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में है। लेकिन कुछ ऐसे भी महाजनपद हैं जिनका उल्लेख है पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंदर। तो वो कौन से हैं? मगध, अश्मक और याद रखिएगा कंबोज। ठीक है, चलिए आगे, अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12, लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है? देखिएगा, EGH मैके सुमेर से लोगों का पलायन, बिल्कुल सही है। उत्पत्ति के बारे में इनका ये कथन बिल्कुल सही है। मार्टिन विलर क्या कहते हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन है, ये भी बात सही है इनकी। अमलानंद घोष क्या, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, बात ये भी सही है। एम रफीक मुगल
हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली है, ये गलत है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया के ही समकालीन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपके 4 है, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस थ्योरी से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले यानी कि भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? लीजिए, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक नजर भेजने वाले यानी कि भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो याद रखिएगा, राजा शाहू, जो कि शिवाजी के पोत्रे हैं। लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। पूछा जा रहा है, पंकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था किससे संबंधित? ये जो जुर्माना है ये किससे संबंधित था, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जो जुर्माना वसूला जाता था मौर्य प्रशासन में, उसका नाम ये है। देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्या कह रहा है देखिएगा, पूछा जा रहा है आपको, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1892, 1898, 1897 या फिर 1886? बताइए, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बाकी वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम अगले सेशन में सोल्व। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।